खबरें तफसील के साथ। जम्मू नगर निगम की उप महापौर बलदेव सिंह बलोरिया ने आज भगवती नगर में यात्रा निवास का दौरा किया। उनके साथ विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए जेएमसी के उप महापौर ने आश्वासन दिया कि जम्मू आने वाले यात्रियों के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ यात्रा इस साल की 1 जुलाई से शुरू हो रही है। 30 जून को यहाँ इस यात्री निवास में सबसे पहला जो पहला जत्था है वो निकलेगा। आज तैयारियों का अंतिम रूप दिया जा रहा है। हमारे साथ हैं डिप्टी मेयर जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बलदेव सिंह बलोरिया। ये यात्री निवास में जो अरेंजमेंट्स हुए हैं उनका जायजा लेने के बाद बाहर निकले हैं। बलोरिया साहब, अगर हम बात करें अरेंजमेंट्स की, क्योंकि अब मात्र 2 दिन बचे हैं, परसों सुबह यात्रा निकलेगी, कल यात्री आना शुरू होंगे। हालांकि कुछ यात्री आज भी आए हैं। अगर आप अरेंजमेंट्स की अगर हम बात करें तो कैसे अरेंजमेंट्स हुए हैं, क्या क्या चीज़ों पे फोकस रखा गया है? अमरनाथ यात्रा के अरेंजमेंट हम समय समय पे रिव्यू करते आए हैं पहले भी, लेकिन आज जब यात्रा अंतिम पड़ाव है शुरू होने पे, कल से यात्री यहाँ आना शुरू हो जाएंगे, तो उसके लिए आज हमने रिव्यू किया। मेरे साथ हमारे जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सभी अधिकारी, सभी डिपार्टमेंट्स के, चाहे वो बिजली, पानी, हेल्थ वाले, सारे मेरे साथ हैं। और खासकर हमारे जहाँ चेयरमैन गोपाल जी, चेयरमैन शिवाज जी, कॉर्पोरेटर अनिल जी, बाकी भी साथी हमारे साथ हैं। मैंने इस पूरे इनका जो फंक्शनिंग है उसको रिव्यू किया है, चाहे अंदर की सफाई की बात हो, चाहे मैंने इनके वॉशरूम तक चेक किए हैं कि यात्रियों को वहाँ असुविधा ना हो, वो भी मैंने देखा। वहाँ उनको बेडिंग कैसी है वो देखा, वहाँ पे उनके सारा लंगर कैसा है, वहाँ पे उनको कोई परेशानी ना हो, उस चीज़ों को भी देखा। मैं खासकर वहाँ रेलवे स्टेशन, राम मंदिर, वहाँ भी बेस कैंप सभी पे दौरा करके मैंने देखा है। मुझे लगता है कि बढ़िया तरीके से तैयारी है इस वक्त यहाँ पे। एक चीज़ मैंने जो बड़ी खास देखी कि जब अधिकारियों से बात करता हूं, जब वो लोग जो काम करने के लगे हैं उनसे बात करता हूं, तो उनको ऐसे बिहेव कर रहे हैं वो जैसे कोई उनके घर में फंक्शन है तो वो किसी के मेहमान का स्वागत करने के लिए खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं, इस तरह से काम कर रहे हैं। मैं सभी को शाबाशी देता हूं, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे बाकी डिपार्टमेंट हैं, सिक्योरिटी वाले हैं। एक चीज़ मुझे और बड़ा अच्छा लगा कि जहाँ पे अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ सभी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं। मुझे लगता है इस बार यात्रा अच्छी होगी और इस यात्रा में जो यात्रियों को सुविधा होगी वो भी खास होगी। एक चीज़ और जो नई चीज़ है इस पर सिक्योरिटी के लिहाज से यात्रियों के लिए कि RFID कार्ड दे रहे हैं, वो कार्ड ट्रैक करेगा हर यात्री को कहाँ पहुँचा है, उसके साथ साथ उसकी ट्रैकिंग होगी। तो उसका सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी बड़ा बंदोबस्त किया गया है। मैंने पूछा इनको तो इस बार कह रहे हैं कि लगभग हर यात्री को हम प्रयास करेंगे कि उनको RFID कार्ड देने की, जिससे उसको कहाँ पहुंचा है, किस लोकेशन पे पहुंचा है, वो चीज़ भी देखी जाएगी। बात करने के लिए शुक्रिया। डिप्टी मेयर थे ये जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, एक एश्योरेंस दे रहे हैं कि पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन तैयार है। जो भी यहाँ वक्त पहुँचेंगे उनकी सुविधा के लिए, चाहे उनका चिकित्सा के हवाले से हो, खान पान के हवाले से हो, एकोमोडेशन के हवाले से, सारी तैयारियाँ कंप्लीट है। और ये एक मैसेज ये भी दे रहे हैं कि जितने भी यात्री आने वाले हैं उनको कोई भी डरने की बात नहीं है, वो आए। और यहाँ पे जो तैयारियाँ हैं न सिर्फ जम्मू में बल्कि कश्मीर वैली में भी वो पूरी तरह से कर दी गई हैं। कैमरामैन आशु के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की वकालत की, जिसके बाद इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हसनैन मसूदी का कहना है कि विधि आयोग ने इस मामले में जनता की राय मांगी है। नीति आयोग ने उनका कहना है कि अगले आम चुनाव से पहले बीजेपी समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठा रही है, टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने कहा है कि इस समय यूसीसी का मुद्दा उठाना अपने आप में ये दर्शाता है कि भाजपा इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। वहीं पीडीपी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने कहा है कि इनके कार्यान्वयन के बारे में अलग अलग राय हैं और उन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए। उधर वरिष्ठ नेता महबूब बेग ने, पीडीपी के नेता हैं ये, इन्होंने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अमेरिका का दौरा किया था और अमेरिका के प्रत्येक राज्य और प्रांत के अलग अलग नियम और कानून हैं। उन्होंने कहा कि यदि समान नागरिक संहिता राष्ट्रहित में है तो विपक्ष के तौर पर वो इसका स्वागत करते हैं, लेकिन अगर ये उनकी पार्टी के हित में है तो ये पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि एक डोजियर तैयार किया जाना चाहिए और उस पर चर्चा की जानी चाहिए और फिर अपना फैसला देना चाहिए। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी
ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। वज़ीर आज़म साहब ने जो बयान दिया यूसीसी के हवाले से, तो मुझे लगता है कि उस पर हर एक को एतराज होगा, क्योंकि आप एक एक्सरसाइज होने से पहले ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं कौन इसके खिलाफ है, कौन इसके हक में है, और इस तरह एक प्रयास कर रहे हैं, कोशिश हो रही है कम्युनिटीज को डिवाइड करने की। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? दरअसल ये पहले से ही है, 100 साल से तकरीबन इस पर बहस जारी है, और आज़ादी के वक्त भी जब नया आइन बना उस वक्त भी एक कोशिश की गई कि इस पर कोई हतमी राय कायम की जाए, लेकिन नहीं की गई, बल्कि इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाला गया। दफा 44 आप जानते हैं, कहा गया कि एक प्रयास होगा, कोशिश की जाएगी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। अब जनाब ये कहना, लॉ कमीशन 21वें लॉ कमीशन ने कोशिश की वो, और इस पर इत्तेफाक किया कि शायद ये मुमकिन न हो, और इससे बेहतर हो कि रिफॉर्म्स किए जाएं इंडिविजुअल जो मुख्तलिफ जो हमारे तबके हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उनके लॉज में, जो फैमिली लॉज है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि फैमिलीज लॉज को लेकर, वो वरासत का कानून हो, शादी ब्याह का कानून हो, अडॉप्शन का कानून हो, मुतबन्ना लेने का कानून हो, या और जो ऐसे ही कवानीन हैं जो फैमिली के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, इनमें एक यूनिफॉर्मिटी लाए और हर एक अक्रॉस द बोर्ड सबको एक ही कानून अप्लाई किया जाए। और 22वें लॉ कमीशन ने यह मुनासिब समझा है कि नहीं आवाम से आरा ली जाए। अब जनाब, अगर लॉ कमीशन ने, जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसने ये मुनासिब समझा है कि आवाम की राय ली जाए, और 4 हफ्ते का एक नोटिस दिया गया, पब्लिक नोटिस, तो वो इस बात की दलील है कि इस पर कोई हतमी राय कायम नहीं की जा सकती है। 75 साल से ज्यादा देश की जमहूरियत चली है और देश चला है मजबूती से, और इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा हो सकता है, अभी देश का मुद्दा नहीं है। जो 21वां लॉ कमीशन था, उसने कहा था कि ये ना तो जरूरी है, ना नेसेसरी है, ना डिजायरेबल है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। और देश के तजर्बे में बताया है कि आप जबरदस्ती से कोई चीज थोपने के बजाय कंसेंसस और डिबेट डिस्कशंस के बाद उसमें करिए, और आवाज उन लोगों से आना चाहिए यहाँ इसकी जरूरत है। और पिछले लॉ कमीशन ने जो रिपोर्ट 2018 में दी है, आज नए सिरे से चुनाव के नजदीक इस किस्म का डिबेट, इस किस्म की धारणा को करना, मैं समझता हूँ ये महज एक राजनीति है, और ये अपने आप में एक राजनीति है। कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, और चुनाव के अनकरीब नजदीक करना चाहती है। 9 साल से ये बात क्यों नहीं की उन्होंने? एक तो प्राइम मिनिस्टर ने क्यों सिंगल आउट किया पर्टिकुलर कम्युनिटी? व्हाई? Have we arrived at a consensus? Have rest of the communities arrived at a consensus? Has he got the consent from all the communities? एक तो ये ऑब्जेक्शनेबल है मेरे हिसाब से कि आपने एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कम्युनिटी को क्यों टारगेट किया, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पे भी नजर दौड़ाएंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, उसमें न सिर्फ रिलीजन की फ्रीडम है प्रैक्टिस करने की, बल्कि प्रीच करने की भी है। तो शायद बाय इम्प्लीकेशंस ये है कि इट शुड बी लेफ्ट टू ए पर्टिकुलर कम्युनिटी कि वो डिसाइड करें कि कैसे होगा, क्या होगा। और प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक मिसाल दी कि एक ही फैमिली में कैसे ये होगा, एक मेंबर को एक रूल अप्लाई करेगा, दूसरे मेंबर को दूसरे रूल अप्लाई करेगा। व्हेन वी से वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी, अभी यूएस और हमारा ये हुआ था जब प्राइम मिनिस्टर वहां गए थे, ओल्डेस्ट लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज एज वी आर, वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। वहां पे तो हर स्टेट में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हर स्टेट में लॉज डिफरेंट है,
हर स्टेट के लॉज दूसरी स्टेट से वेरी करते हैं। तो वहां अगर पॉसिबल है डेमोक्रेसी में, तो यहां क्यों नहीं? यहां तो कॉन्स्टिट्यूशन स्पेल आउट करता है। आगे बढ़ेंगे। पामपुर में भारी बारिश के कारण इकबाल मैदान टांचा बाग में पानी जमा हो गया है, जिससे खिलाड़ियों को परेशानी हो रही है। मैदान को थोड़ा समतल किया गया था, लेकिन अब बारिश का सारा पानी मैदान में जमा हो गया है। खिलाड़ियों को खेलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने विभाग से मैदान से पानी हटाने की मांग की है, ताकि बच्चे यहां फिर से खेल सकें। आज हम यहाँ पे इकबाल स्टेडियम पामपुर में हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे खेल खेले जाते हैं। सुबह मार्शल आर्ट्स के बाद क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह, शाम को फुटबॉल खेला जाता है। लेकिन आप देखिए आज इसका हाल क्या है। रिसेंटली जो बहुत बारिशें हुई, उसकी वजह से जो यहाँ पे पानी आ गया है, इससे सारा तहस नहस हो गया। 20 टूर्नामेंट के बीच में है हम, और रिसेंटली आपको पता है एक टूर्नामेंट हमने कंक्लूड किया। यहाँ पे लोकल यूथ बहुत इस पर एनर्जी स्पेंड कर रही है फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स ग्राउंड को मेंटेन कर सके। लेकिन जब भी थोड़ी सी बारिश होती है तो इसमें पानी आ जाता है, और फिर हफ्तों तक इसमें कोई खेल नहीं खेला जाता है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। Reporters 67 plus ने शिरकत की। राज्यसभा रुकन गुलाम अली खटाना और अभिजीत जसूरिया मेहमान खुसूसी रहे। तंजीमुल मकातिब कश्मीर के साबिक निगरान सेक्रेटरी मरहूम अली मोहम्मद मीर की शख्सियत और उनकी इल्मी खिदमत पर मरकजी जामा मस्जिद मागा में मजलिस तरहीम मुनक्किद हुई, जिसमें उनकी खिदमत को याद किया गया। तकरीब से पहले उनकी कब्र पर गुलाह अक़ीदत पेश किए गए, जिसमें कसीर तादाद में लोगों और तंजीमुल मकातिब के तालिब इल्मों ने शिरकत की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। एसएसपी बारामुल्ला आमोद नागपुरी का कहना है कि बारामुल्ला जिले के सब डिवीजन पटन को नशा मुक्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अब सब डिवीजन पटन में कोई भी नशे का सौदागर नहीं है। आमोद नागपुरी ने लोगों से पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। पटन से अक्सर हमें शिकायतें मिलती थी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैमाने पे ड्रग्स फरोख्त होता है। बहुत बड़े बड़े लोग इस ड्रग्स के गोरख धंधे में मुलव्वस है। मैं पटन पुलिस का, यहाँ के एसडीपीओ साहब, एसएचओ साहब, डीओ साहिबान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। पिछले 6 महीनों में उन्होंने दिन रात मेहनत करके, और ये मैं नहीं कहता, ये यहाँ की आवाम कहती है, ये यहाँ के लोग कहते हैं कि पटन में आज कोई ड्रग पेडलर मौजूद नहीं। आगे बढ़ेंगे कुछ और खबर की तरफ। झेलम नदी में डूबे भाई बहन के परिजनों से शोक संवेदना व्यक्त करने का सिलसिला लगातार सुंबल सोनावारी के पूरे शाहतुल क्षेत्र में दूसरे दिन भी जारी है। पार्टी नेतृत्व के अनुरोध पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता मीर गुलाम रसूल ने पार्टी के अन्य नेताओं के साथ इलाके का दौरा किया और जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। दौरा किया सुंबल सोनावारी का जो शादीपोरा है, वहाँ बच्चे 2-3 बच्चे डूब गए थे, जहाँ भाई और बहन भी डूब गया। मैं वहाँ गया और ताज़ियत उनसे की, हमदर्दी का इजहार उनसे किया। और मैं अब गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ, गवर्नर इंतज़ामिया से यही अपील करता हूँ कि ये लोग गरीब हैं, इन्हें भरपूर मदद किया जाए। बिहार के जहानाबाद के 30 वर्षीय धीरज कुमार अपनी साइकिल से पूरे भारत का दौरा कर रहे हैं। वो पहले बांग्लादेश की यात्रा कर चुके हैं। धीरज इन दिनों कश्मीर आए हुए हैं। विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के बीच सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश फैलाने के उद्देश्य से वो 19 महीने और 13 दिनों से अपनी यात्रा पर हैं। मेरी आज 19 महीना 12 दिन हो रहा है साइकिल यात्रा करते हुए, और यात्रा का मेन मोटो है कि मतलब इंडियन कल्चर को जानना, समझना। लोगों के बीच में मैं जाता हूँ, रहता हूँ, उनके साथ खाता पीता हूँ और अपना एक्सपीरियंस, उनका जो जीवन में जो पर डे का जीवन में जो चल रहा है उसके बारे में जानना, समझना, ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। और मेरा साइकिल का एक दूसरा भी मोटो है जो इस साइकिल बोर्ड में लिखा हुआ है कि हे वर्ल्ड स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन like any caste, class, gender, religion, language, food, etc.
बहन की शादी समारोह में एक भाई को फायरिंग करना महंगा पड़ गया। खबर देरा से, जहां प्रागपुर की ग्राम पंचायत लग बलियारा में शादी समारोह से मिलने के दौरान हुई फायरिंग में दुल्हन के चाचा को गोली लग गई, जिन्हें घायल अवस्था में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। फिलहाल दुल्हन के चाचा की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। आपको बता दें कि बलियारा निवासी रमेश कुमार की बेटी की शादी चल रही थी और बारात प्रागपुर से कलोहा से आई हुई थी। शादी वाले घर के नजदीक ही सराय के पास मिलनी कार्यक्रम के दौरान दुल्हन के भाई ने अपने पिता की लाइसेंसी सिंगल बैरल बंदूक से हवाई फायरिंग कर दी। इसी दौरान पैर फिसलने से दुल्हन के चाचा सुरेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। डेरा के डीएसपी अनिल कुमार ने बताया कि पुलिस ने बंदूक जब्त कर ली और मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद न्यूज 18 हिमाचल प्रदेश लोगों से अपील कर रहा है कि खुशी में इस तरह के किसी तरह के कदम को ना उठाएं, क्योंकि जान जोखिम में पड़ सकती है। अच्छा, और गोली किसे चली है गलती से? मेरे लड़के से बेटे। अच्छा, और लगी किसको है जी? मेरे भाई को, चाचा का लड़का। अच्छा, अब हालत कैसी है उनकी? ठीक है, अभी ठीक है हमको। अच्छा, पुलिस आई? पुलिस आई थी? हाँ जी, पुलिस आई। क्या बोल के गया? पुलिस मतलब कर लिया अपना जो। शिमला के रामपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। इस सड़क हादसे में 4 लोगों की मृत्यु हो गई मौके पर ही, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में 3 दरकाली पंचायत में कुखी गांव के रहने वाले हैं और बारात से ये तमाम लौट रहे थे। यह हादसा कलेड़ा मझेवटी में शलुन कैची के पास हुआ। हादसे के कारणों की जांच में पुलिस जुटी हुई है। वहीं सीएम सुक्खू ने हादसे पर शोक जताया है। उन्होंने प्रशासन को प्रभावित परिवार को हर संभव मदद प्रदान करने के दिशा निर्देश दिए हैं। शिमला के एकमात्र कैंसर अस्पताल में चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने अस्पताल में रखे लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। ये चोरी कैंसर अस्पताल के रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट में हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिमाचल में शराब के ठेकों की नीलामी के बाद होने वाली आय को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर नई एक्साइज नीति को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए जनता से माफी मांगने की बात कही है। तो वहीं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि लगातार 3 चुनाव में हुई हार से जयराम ठाकुर हताश हैं। पूर्व की सरकार में जहां 10% वृद्धि के साथ नीलामी होती थी, वहीं नई एक्साइज नीति में 40% की बढ़ोतरी हुई है, जो कागजों में दर्ज है और आय की राशि सरकारी खजाने में जमा है। हर्षवर्धन चौहान ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर हमला बोला और कहा कि अनुराग ठाकुर को राजनीति के बजाय हिमाचल के हितों की पैरवी करनी चाहिए। एक्साइज पॉलिसी के बारे में बहुत ज्यादा बोला गया, विधानसभा के अंदर बोला गया, विधानसभा के बाहर बोला गया, मुख्यमंत्री द्वारा बोला गया, उप मुख्यमंत्री बहुत जोर से बोले और बाकी मंत्री भी फिर उसके बाद बोलना शुरू किए। कहा कि हमने 40% के साथ हिमाचल प्रदेश में एक्साइज पॉलिसी में सफलता हासिल की। एक बहुत बड़ी ग्रोथ जो है उसमें हिमाचल प्रदेश में आई है। अब जब हकीकत हमारे सामने आ रही है, अभी जो आंकड़े आए हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट के ही आंकड़े हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में जो ग्रोथ आई है एक्साइज में वो लगभग 13% है। और 13% का मतलब है कि लगभग जो पुरानी ग्रोथ थी पूर्व सरकार के दौरान की, उस ग्रोथ के लगभग बराबर है। नहीं, देखो, जयराम जी का जो ज्ञान है ना वो अधूरा है, या वो जान करके भी अनजान बन रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की पब्लिक को वो गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। जो शराब के ठेकों की ऑक्शन हुई थी वो तो खुली ऑक्शन हुई थी और पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान पिछले 5 सालों में 4 बार 10% बढ़ोतरी के साथ उसको रिन्यू किया गया है। सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने फैसला लिया कि शराब के ठेकों की नीलामी की जाएगी और ओपन बोली में 40% इंक्रीज़ हुआ है रेवेन्यू का वो, और ये पैसा सरकारी खजाने में जमा हुआ है। ये कोई हवाई बातें नहीं है जिस तरह की हवाई बातें जयराम जी कर रहे हैं। मंडी में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने लोगों से रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ स्वेच्छा से जुड़ने की अपील की है, जिससे अधिक से अधिक जरूरतमंदों की मदद की जा सके। सर्किट हाउस में आयोजित समारोह के दौरान राज्यपाल ने 20 स्वच्छता कर्मियों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया। साथ ही हाइजीन किटें और 12 दिव्यांगों को व्हील चेयर्स बांटी। उन्होंने कोरोना काल में अनाथ हुए 6 बच्चों को एफडी के पत्र भी वितरित किए। इसमें बेटियों के नाम 75,000 जबकि बेटों के नाम 51,000 की एफडी की गई है। इससे पहले अपनी पत्नी सहित सर्किट हाउस परिसर में देवदार और अंबाले का पौधा भी उन्होंने लगाया।
सेवा सबके अंदर आनी चाहिए, तो उसी सेवा भावी स्थिति में मुझे ये लगता है कि समाज के लोग भी धीरे धीरे जुटेंगे जिला प्रशासन के माध्यम से, तो समाज के उन लोगों का जो सहाय स्थिति में है उनका एक सहयोग हो सकेगा। देखिए, व्यक्ति ही अकेले नहीं कुछ कर सकता है। जब प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस बात को कहा, तो ऐसे ही लोगों को जोड़ करके वो किया जाए। शासन भी मदद करेगा, समाज भी मदद करेगा, इसी नाते सबका सहयोग भी उन्होंने लेने की बात कही है प्रधानमंत्री जी ने। तो रेड क्रॉस भी उसी के ट्रेंड पर चलते हुए लोगों की सेवा करने का काम का है, इस नाते मैंने समाज के लोगों को जोड़ने की बात कही है। हमीरपुर में प्री मानसून की बारिश में जल शक्ति विभाग को 1 करोड़ 29 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बारिश के तेज बहाव में जल शक्ति विभाग की वाटर सप्लाई स्कीमें, इरिगेशन स्कीमें और सीवरेज स्कीमों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। जल शक्ति विभाग अधीक्षण अभियंता नीरज भोगल ने बताया कि बारिश के तेज बहाव में वाटर सप्लाई की 36 स्कीमों में मटमैला पानी दाखिल हो गया है, जिसे साफ करके लोगों को पानी की सप्लाई बहाल करने में जल शक्ति विभाग के कर्मचारी लगे हुए हैं। उन्होंने लोगों से पानी उबाल कर पीने की अपील की है। तो जो वाटर सप्लाई की स्कीम थी उनमें ज़्यादातर जो जैसे फर्स्ट रेन हुई तो काफ़ी इसमें मंडी वाटर आया था, तो उस कारण जो है सोर्स जो है मंडी हो गए थे, उसके कारण हमारी स्कीम में प्रोवाइड हुई थी। मेजर जो हमारा डैमेज हुआ था वो 3 स्कीमों में हुआ था, जिसमें एक हमारी ब्यास रिवर से बड़सर एरिया का जो प्रोजेक्ट है वो प्रोवाइड हुई थी, एक हमारी बॉडू में स्कीम है और एक हमारी तपालधार मेस्कॉल स्कीम है, वो भी बॉडू सब उड़ सब डिवीजन में आती है। तो इन तीनों स्कीमों का जो डैमेज है उसका भी रिपेयर काम चला हुआ है, क्योंकि जो ब्यासवाड़ी थी वो मानखड्ड में से जो क्रॉस होती थी, तो मानखड्ड में कल भी काफ़ी पानी था, वेल्डिंग वर्क होना था, इस करके वो रिपेयर नहीं हो पाई। आज कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको रिपेयर कर दें, तो अपना पानी जो है उसको थोड़ा उबाल के पिए, क्योंकि आजकल जैसे फर्स्ट जो रेन होती है इसमें मड्डी वाटर आ जाता है, तो इससे थोड़ा जल जनित बीमारियाँ फैलने का डर रहता है। और विभाग का साथ दें तो अपना जो पानी है वो थोड़ा स्टोर भी रखें, क्योंकि जैसे कल भी सुजानपुर में खैरी के पास जो है क्लाउड बर्स्ट हुआ है, तो ऐसी इंसिडेंट्स जो इस बार लग रहा है कि मौसम को देखते हुए या कहीं आगे भी आए तो विभाग का साथ देते हुए अपना थोड़ा पानी भी स्टोर करके रखें। वहीं सोलन में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिससे कई सड़कें बंद हो चुकी हैं। साथ ही सोलन को तकरीबन 87 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। अधिशासी अभियंता रवि भट्टी ने बताया कि पिछले 3 दिनों में हुई भारी बारिश से अभी तक 87 लाख का नुकसान आंका गया है। डायरेक्शन दे दी गई है, लेकिन 1-2 दिन में उसमें भी ड्रेन्स का क्लियरेंस का काम शुरू कर देंगे। हम डिपार्टमेंटली कंट्रैक्टर्स को बोल दिया कि पैच वर्क को कंप्लीट करें जल्दी से, और ड्रेन क्लियरेंस का काम हम खुद डिपार्टमेंटली करेंगे। डिफेक्ट लायबिलिटी में क्रिएट है, तो मेन स्ट्रक्चरल जो फॉल्ट हो वो कंट्रैक्टर का है, वो तो वो रेक्टिफाई करेगा। पर जो रेन कोई स्लिप आया या ड्रेन ब्लॉकेज है, उसके लिए मैंने डायरेक्शन दे दिया जी को कि वो उसको क्लियर करे जल्दी से। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार देखते रहिए JKLH से जुड़ी हुई तमाम खबरें। नमस्कार।